हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों की भारत विजय के बारे में, और जिसके अंतर्गत हम बंगाल, मैसूर और मराठा इत्यादि राज्यों के बारे में और वहाँ के राजाओं के बारे में, और साथ ही साथ उनके अंग्रेज़ों के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमने लिया है अभी मैसूर राज्य के बारे में। तो मैसूर राज्य में हैदर अली के अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुए, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। पहले युद्ध के अंतर्गत देखा जाए तो जो हैदर अली था, हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, और इसी के तहत ही उसने एक संधि भी हुई अंग्रेज़ों के साथ। और इसके पश्चात दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया। लेकिन इसी युद्ध के बीच में जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1782 को। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बेटे टीपू ने युद्ध जो है जारी रखा, और आगे चलकर उसने अंग्रेज़ों के साथ मंगलौर की संधि की, और उसी के आधार पर जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर है उसकी समाप्ति हुई। अब नेक्स्ट लेंगे हम टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। अपने पिता की भांति अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा रखता था, एक सच्चा देशभक्त। और इसी कारण उसे जो है अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। तो मैसूर का दूसरा युद्ध अभी चला हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उसने युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ली। हालांकि उसको संधि करनी पड़ी अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के साथ उसके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, और इसी के अंतर्गत मैसूर का तीसरा युद्ध अंग्रेज़ों और मैसूर के इस शासक टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी के दौरान ये जो युद्ध था ये हुआ। और इस युद्ध के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे। तो पहला कारण दोनों के में आपसी मतभेद। 1784 में मंगलौर की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों और टीपू के बीच में संधि तो हो गई थी, लेकिन ये संधि स्थायी साबित नहीं हुई। अंग्रेज़ों को और ना ही टीपू को एक दूसरे पर इनको विश्वास नहीं था, और अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, तो इसलिए ये युद्ध हुआ। दूसरा कारण टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से गठजोड़। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ कर रहा था, क्योंकि क्या था कि ये एक ऐसा दौर जब फ्रांस में जो क्रांति थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज़ों को डर था कि किसी भी समय उनका फ्रांस से संघर्ष शुरू हो सकता है। टीपू अंग्रेज़ों पर दबाव डालने के उद्देश्य से ऐसी स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। उसने 1787 में फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उस देश में अपने राजदूत भेजे, और इससे अंग्रेज़ों के मन में उसके प्रति विरोधी भावनाएं उत्पन्न हुई, तो इसलिए भी युद्ध हुआ। तीसरा जो कारण था वो था कॉर्नवालिस के टीपू को अलग करने के प्रयास। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ये टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों से गठजोड़ करते हुए जब उसने देखा, तो टीपू सुल्तान को उनसे अलग करने का प्रयास किया। उसने हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को लालच देकर अपनी ओर कर लिया, और अलग अलग संधियां की, तो इससे भी दोनों के संबंध बिगड़े और युद्ध हुआ। फिर गुंटूर का मामला। गुंटूर के मामले पर अंग्रेज़ों और टीपू के बीच में मतभेद बढ़ गए। गुंटूर का प्रदेश एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रदेश था अंग्रेज़ों के लिए। मद्रास और उत्तरी सरकार को मिलाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ इसको प्राप्त करना चाहते थे। हैदराबाद के नवाब और टीपू सुल्तान दोनों के लिए ये समुद्र तक पहुंचने का एक मात्र जो था साधन था। मैसूर के दूसरे युद्ध की समाप्ति के समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस प्रदेश को हैदराबाद के निज़ाम को वापस लौटा दिया, लेकिन अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रदेश के महत्व को जानते हुए हैदराबाद के नवाब पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसके बदले में हैदराबाद के नवाब को ये विश्वास दिलाया कि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान द्वारा
उसके जीते हुए प्रदेश वापस दिलाने का प्रयास करेंगे, जबकि वास्तव में 1769 की मद्रास और 1784 की मंगलौर की संधि द्वारा अंग्रेज स्वयं इन प्रदेशों को हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान के अधिकार में दे चुके थे। तो इस प्रकार बिना लड़ाई के अंग्रेज निज़ाम की कोई सहायता नहीं कर सकते थे, तो युद्ध होना ज़रूरी था। अगला कारण था टीपू द्वारा ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण। तो टीपू को क्योंकि पहुंचना था समुद्र तक, तो उसके लिए आवश्यक था कि वो क्या करे कि आक्रमण करे ट्रावनकोर के राजा पर। तो तभी वो फ्रांसीसियों की सहायता भी प्राप्त करना चाहता था। जब गुंटूर उसके हाथ से निकल गया, तब उसने 1789 ईस्वी में समुद्र तक पहुंचने के उद्देश्य से ट्रावनकोर की हिंदू रियासत के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में था और इसलिए अंग्रेज़ों ने उसकी सहायता की और 1790 ईस्वी में मैसूर का तीसरा युद्ध शुरू हो गया और 1792 तक चलता रहा। अगली है इसकी घटनाओं के बारे में। तो हैदराबाद का निज़ाम और मराठे, यहाँ इनकी हम बात करें तो हैदराबाद का निज़ाम और मराठों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन फिर भी शुरू में अंग्रेज़ों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। जनरल मेडोज ने टीपू के विरुद्ध एक वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिया, परंतु फिर भी वह कुछ प्राप्त न कर सका। ऐसी स्थिति में कॉर्नवालिस को चिंता होने लगी। टीपू की सैन्य कुशलता के विषय में इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है कि विवश होकर अगले वर्ष कॉर्नवालिस को सेना का संचालन स्वयं करना पड़ा। मार्च 1791 ईस्वी को बंगलौर पर अधिकार कर लिया और बढ़ता हुआ वो टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बिल्कुल निकट जा पहुंचा। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाने तथा रसद के समाप्त हो जाने के कारण गवर्नर जनरल को कुछ समय के लिए युद्ध बंद करके पीछे हटना पड़ा। बरसात के पश्चात जब दिसंबर 1791 में युद्ध फिर से शुरू हुआ, तो टीपू ने आगे बढ़कर कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसका अपना साहस और वीरता प्रतिकूल परिस्थितियों और संगठित शत्रुओं और समाप्त हो रहे साधनों के विरुद्ध कुछ समय तक ठहर न सके। एक एक करके उसके जो दुर्ग थे शत्रुओं के अधिकार में जाने लगे और अंत में वह अपनी ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घिर गया। विवश होकर टीपू ने मार्च 1792 को अंग्रेज़ों से संधि कर ली और ये संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि से तीसरा ये युद्ध समाप्त हुआ। बहुत सी शर्तें थी। टीपू को अपना लगभग आधा जो राज्य था उससे हाथ छोड़ना पड़ा, जिसे मराठे, अंग्रेज और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेज़ों को पश्चिम में मालाबार, दक्षिण में डिंडीगुल और पूर्व में बारामहल की प्राप्ति हुई। निज़ाम को कृष्णा नदी से लेकर मेनार तक का मैसूर का प्रदेश मिला और मराठों को तुंगभद्रा नदी तक के मैसूर के प्रदेश मिले। टीपू को कुर्ग के राजा की भी स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी। टीपू को लगभग ये कहा जाता है 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। उसके दो बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखा गया। तो ये था मैसूर का तीसरा युद्ध। आगे है मैसूर का चौथा युद्ध। मैसूर के चौथे युद्ध की बात करें तो इसके लिए भी बहुत से कारण उत्तरदायी थे। 1799 ईस्वी को ये युद्ध जो है लड़ा गया। तो पहला कारण टीपू के लिए युद्ध के लिए टीपू की सैनिक तैयारी। 1793 में मैसूर के तीसरे युद्ध के पश्चात टीपू के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उसका न केवल आधा राज्य छिन गया, बल्कि उस पर 10 लाख पाउंड का बोझ डाल दिया गया। उसके दो बेटे जमानत के तौर पर रख लिए गए, लेकिन टीपू ने हिम्मत से काम लिया और अधिक तेज़ी से युद्ध की तैयारियों में जुट गया। तो इससे युद्ध जो था वो अनिवार्य हो गया। दूसरा कारण टीपू का फ्रांसीसियों से गठजोड़ अभी वो फिर से कर रहा था, तो इससे अंग्रेज नाराज़ थे। अगला त्रिदलीय संधि को पुनः स्थापित करना। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने टीपू से लड़ने का अप्रैल 1798 से ही सोच लिया था जब वो भारत में उतरा था, परंतु एक वर्ष उसने तैयारियों में लगा दिया।
उसने अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ाम के मध्य होने वाली 1790 की त्रिदलीय संधि को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। 1 सितंबर 1789 को हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि की और सिंधिया के प्रभाव के कारण पेशवा को भी अपनी ओर गांठ लिया गया। अगला है टीपू द्वारा अरब, काबुल और ईरान आदि देशों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास करना। उसने इन देशों में राजदूत भेजे और सहायता मांगी। फिर टीपू द्वारा सहायक संधि की शर्तों को मानने से इनकार करना। सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेल्जली के द्वारा चलाई गई थी, टीपू ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसलिए भी ये युद्ध जो था लड़ा गया। फिर है घटनाएं। टीपू के विरुद्ध लड़ा जाने वाला ये युद्ध बड़ा, हम ये कह सकते हैं, संक्षिप्त लेकिन निर्णायकारी युद्ध था। गवर्नर जनरल वेल्जली स्वयं मद्रास चला आया और उसने युद्ध का संचालन अपने हाथ में ले लिया। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से मैसूर पर आक्रमण किए। जनरल हैरिस ने पूर्व, गवर्नर जनरल के छोटे भाई आर्थर वेल्जली पश्चिम से, जनरल स्टुअर्ट ने आगे बढ़ना जारी रखा। पश्चिम से बम्बई की ओर से आने वाली सेनाओं ने टीपू को सदासौर और पूर्व की ओर मद्रास से आने वाली सेनाओं ने मलावली के स्थान पर हराया। अब टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम में टीपू जो था शरण लेने के लिए विवश हुआ। 6 मार्च 1799 को टीपू सुल्तान वीरों की भांति लड़ता हुआ मारा गया और ब्रिटिश साम्राज्य, इस तरह से उसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। फिर है इसके परिणाम बड़े निर्णायकारी साबित हुए। टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उसके वंशजों से मैसूर राज्य छीन लिया और मैसूर के इस्लामी राज्य का अंत हो गया। टीपू के लड़कों और परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन देकर वेल्लोर भेज दिया। मैसूर के प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग विजयी राज्यों ने आपस में बांट लिया। कैनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टम के भाग अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। निज़ाम को उत्तर पूर्वी में गुटी, गुर्रम कोंडा, चीतल दुर्ग की प्राप्ति हुई। मराठों को सूंदा और हार पोनेली और मैसूर के शेष भाग पुराने हिंदू वंश के राजकुमार कृष्णराव को सौंप दिए गए और इस नए शासक और इसी के साथ साथ ये माना जाता है कि मैसूर मराठों को इससे जो है कुछ जो राज्य थे जैसे कि सूंदा और हार पुनेली के 2 जिले देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिले लेने से इनकार कर दिया इसलिए उनको भी अंग्रेज़ों और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। तो इस युद्ध में सफल रहने के कारण वेल्जली का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और उसको मार्क्विस की उपाधि दी गई। टीपू की मृत्यु से अंग्रेज़ों के एक बड़े शत्रु से उनको छुटकारा मिल गया। तो मैसूर की शासन व्यवस्था 1799 के मैसूर के चौथे युद्ध के पश्चात वेल्जली ने मैसूर राज्य का कुछ भाग पुराने हिंदू वंश के एक अल्पवयस्क सदस्य कृष्णराव को सौंप दिया। बड़ा होकर ये शासक निकम्मा साबित हुआ और सारे राज्य में अशांति तथा व्यवस्था फैल गई। स्थिति की विकटता को देखते हुए बेंटिक ने आगे चलकर जो है विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में राजा को प्रबंध से अलग कर दिया और उसे अंग्रेजी अधिकारियों को सौंप दिया। लेकिन 50 वर्ष के पश्चात रिपन ने 1881 में मैसूर का यह राज्य कृष्ण राव के वंशजों को वापस जो है लौटा दिया। तो इस तरह से ये था मैसूर के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार। अंग्रेज इस तरह से जो है ये चौथे युद्ध में एंग्लो मैसूर वॉर में जीत गए। मराठों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।